हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, आज हमारा जो डिस्कस करने के लिए टॉपिक है आज की वीडियो में वो रहेगा मित्रों न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल हम डिस्कस करेंगे और ख़ासकर हम सारे एनिमल्स का नहीं करेंगे, हम एनिमल्स में भी डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन ये हमारा टॉपिक रहेगा कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन होगा वो डाइजेशन जो होगा खाने का वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू होगा, प्लस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू होगा, है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल जो होगी वो, और उसके साथ साथ एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं उनसे डाइजेशन कंप्लीट होगा फूड का। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले मैं बताऊंगा ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजॉइक टाइप होता है। होलोजॉइक बोले तो जब हम सॉलिड फूड को खाते हैं तो उस न्यूट्रिशन को हम होलोजॉइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है वो होलोजॉइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है क्योंकि हम सॉलिड फूड खाते हैं। ठीक है मित्रों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा वो बना हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से। दो चीज़ें हैं, एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है दो चीज़ों का बना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ टू एनस ये ट्रैक्ट एक्सटेंड करता है, मतलब इस ट्रैक्ट के अंदर, या मैं एलिमेंट्री कैनाल बोलूँ, एलिमेंट्री कैनाल भी आएंगी मित्रों, हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन आएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएंगी, ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ टू एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर दो ओपनिंग्स हैं, एक माउथ है एक एनस है। ठीक है, तो खाने को खाया जाएगा फ्रॉम माउथ, माउथ से हम स्टार्ट करेंगे खाना खाना। ठीक है, तो मित्रों माउथ में देखिए, माउथ में ऐसा है कि हमने जो सॉलिड फूड है वो माउथ के अंदर लिया। ठीक है, माउथ के अंदर ले लिया। अब करते क्या है खाने के साथ, उसके बाद हम उस खाने को जो हमने खाया उस खाने को हम अपने दांतों से चबाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने खाना खाया और खाने को ऐसे ही स्वेलो कर लिया, ऐसे ही नहीं, हम ऐसे ही नहीं सटकते उस खाने को। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम अपने दांतों से चबाते हैं, चबाकर उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं। दांतों से चबाएंगे, दांतों से चबाने के बाद उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो माउथ है, हमारा माउथ वाटर सिक्रीट करता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी होता है मित्रों, आप कहीं से निकल रहे हो या आपको भूख लगी है, आपको किसी खाने की खुशबू आई, या आपके सामने कोई आपका फेवरेट फूड का नाम ले तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। तो वो पानी क्या है, वो एक्चुअल में वाटर नहीं है, वो स्लाइवा होता है। हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो स्लाइवा रिलीज करती है, और उस स्लाइवा का काम होता है जो खाना हम खा रहे हैं और जो खाने को चबाया हमने, उस चबाए हुए खाने को लुब्रिकेशन देना। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर खाने को लुब्रिकेशन नहीं दिया जाएगा और खाने को चबा लिया, मान लो चबा भी लिया, सिंपल कर लिया, लेकिन लुब्रिकेशन नहीं है, जब वो हमारे गले से पास होगा, ऑइसोफेगस से पास होगा, तो ऑइसोफेगस की वाल्स को वो काट देगा खाना, मतलब डैमेज कर देगा वाल्स को। जो मसल्स हैं ऑइसोफेगस की उनको डैमेज कर देगा। इसलिए उस खाने को स्लिपरी बनाना बड़ा ज़रूरी है ताकि अपने पैसेज से वो इजीली पास हो सके। इसीलिए जो स्लाइवा है, माउथ जो सिक्रीट कर रहा है, माउथ के अंदर जो ग्लैंड है स्लाइवरी अमाइलेज, वो स्लाइवा सिक्रीट कर रही है। वो स्लाइवा उस खाने के अंदर, जो चबा हुआ खाना है जो हमारे दांतों ने चबाया है, उस खाने के अंदर वो मिक्स होता है और पूरे खाने को वो लुब्रिकेशन देता है। मिक्स करने का काम मित्रों साथ साथ हमारी जो टंग होती है, जुबान होती है, वो करती है। जुबान जो है, टंग जो है, वो माउथ, वो फूड के अंदर स्लाइवा को अच्छी तरह मिक्स करती है। माउथ के अंदर कभी कहीं घुमाती है, कभी कहीं घुमाती है। इस तरह से वो खाने में स्लाइवा को अच्छी तरह मिक्स कर देती है
ताकि पूरा खाना जो माउथ के अंदर है वो प्रॉपरली लुब्रिकेट हो जाए, यूनिफॉर्मली लुब्रिकेट हो जाए। दूसरी बात, उस स्लाइवा के अंदर मित्रों एक एंजाइम भी रिलीज होता है जिसका नाम होता है स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम के पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि स्लाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर एक्शन करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है स्लाइवरी अमाइलेज माउथ के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन करता है तो कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स में तोड़ देता है, शुगर्स बना देता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मित्रों जानते हो आप, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, या बोलो आप मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और उसको सिंपल में तोड़ता है कौन? स्लाइवरी अमाइलेज। सिंपल में शुगर, सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है। दूसरी एक्टिविटी जो होती है स्लाइवरी अमाइलेज की वो ये होती है कि स्लाइवरी अमाइलेज के पास एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, मतलब खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाए या पैथोजन चला जाए तो उस पर भी स्लाइवरी अमाइलेज अपना एक्शन करता है और उसकी एंट्री को रोकता है हमारी बॉडी में जाने से। तो यहाँ पर दो बातें आपको ज़रूर याद रखनी है कि स्लाइवा का फंक्शन क्या है, और स्लाइवा के पास जो एंजाइम होता है वो स्लाइवरी अमाइलेज होता है। और स्लाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज के फंक्शन दो होते हैं। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स में बदलना, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ना, और दूसरा एक्शन होता है उसके पास एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, कि खाने में अगर कोई बैक्टीरिया है, पैथोजन है, तो इजीली उसको वो रोक लेता है, डैमेज कर देता है, बॉडी के अंदर नहीं जाने देता। ठीक है ना। अब मित्रों आप ही बताइए, डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? ऐसा तो नहीं क्या माउथ के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। आपसे अगर कोई एग्जामिनर पूछ ले कि क्या डाइजेशन हमारे माउथ में फूड का कंप्लीट होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि कुछ परसेंट ही डाइजेशन होता है फूड का हमारे माउथ के अंदर। हाँ, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है क्या हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वो मित्रों माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। वो बताऊंगा कैसे होता है, डायग्रामेटिकली बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे खाना आगे मूव करता है और कैसे कैसे उसका डाइजेशन कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों का डाइजेशन होता है, वो अभी बताने वाले हैं डायग्राम से, डोंट वरी। लेकिन आप ये हमेशा याद रखें, फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं। अब देखिए, बक्कल कैविटी के अंदर या ओरल कैविटी मैं इसको बोलूँ, ओरल कैविटी के अंदर माउथ से फूड ले लिया गया। ठीक है, अब जब फूड ले लिया तो दांतों ने चबाया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया उसको, स्लाइवा मिक्स हो गया, स्लाइवा लुब्रिकेशन के लिए मिक्स हुआ। स्लाइवा के पास स्लाइवा रिलीज्ड बाय स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है ना। उसके बाद स्लाइवा के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज का भी मैंने आपको अभी बता दिया है मित्रों। तो ठीक है, फूड जाते जाते, मैं मार्कर्स यूज़ करता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। तो मित्रों फूड जब चला गया, फूड जाते जाते जब हो गया, ठीक है, लुब्रिकेशन हो गया फूड का, फूड इस पैसेज में पहुंचता है। अब देखिए, ये वो पैसेज है या ये वो जगह है या वो रीजन है जो कॉमन होती है वाइंड पाइप के लिए भी, जो विंड पाइप है और जो फूड पाइप है। फूड यहाँ पे जाएगा और एयर यहाँ पे जाएगी। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर से ऑक्सीजन ली हमने, तो ये जगह जो ये रीजन है, ये वाला रीजन ना, ये वाला रीजन जो है ये कॉमन है दोनों चीज़ों के लिए। यहाँ से एयर भी आ रही है और यहाँ से फूड भी आ रहा है, एयर भी आ रही है, फूड भी आ रहा है। तो ये पैसेज या ये रीजन हो गया कॉमन। अब क्या है, होता क्या है, जब खाना आ रहा होता है तो इस वाइंड पाइप पर एक फ्लैप, कवर ढक जाता है, कवर ढक जाता है ताकि फूड इस वाइंड पाइप के अंदर ना जाए, फूड वाइंड पाइप के अंदर ना जाए, इस पर एक कवर लग जाता है। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं और जब एयर जाती है तब ये पाइप खुल जाता है खाते टाइम।
अदरवाइज ये खुला रहता है। ठीक है, इस बात पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, जब रेस्पिरेशन ब्रीथिंग डिस्कस करेंगे मित्रों, इस बात को हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, खाना आ गया जी। आते आते ऑइसोफेगस से होता हुआ खाना पहुंचता है स्टमक के अंदर। अब देखिए, ऑइसोफेगस, माउथ से खाना गले से उतरता है, गले वाला जो ट्रैक है, जो पैसेज होगा, हम उसको ऑइसोफेगस बोलेंगे। ऑइसोफेगस के अंदर जो वाल्स हैं ऑइसोफेगस की, वो मसल्स से बनी हुई हैं, और उन मसल्स की जो मूवमेंट होती है खाने को आगे मूव करने के लिए, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, जो ऑइसोफेगस की मसल्स होती हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। जब रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, इस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स। इसलिए मैंने बोला ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स, जो फूड है पास्ड ऑन, वो आगे की तरफ मूव करता है ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। खाना खाया आपने, बक्कल कैविटी में जितना डाइजेशन करना था कर लिया, लुब्रिकेशन कर लिया। खाने को जब आपने स्वैलो किया या आपने सटका, तो क्या किया, ऑइसोफेगस से होता हुआ ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो पहुंचता है स्टमक के अंदर। ठीक है, एक चीज़ और, ऑइसोफेगस वाले रीजन में किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन हुआ था माउथ में। ऑइसोफेगस केवल एक पैसेज का काम करता है जो पहुंचाता है उस फूड को स्टमक के अंदर तक। यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ, ना कार्बोहाइड्रेट का हुआ, ना प्रोटीन का हुआ, ना फैट का हुआ, किसी भी तरह का कोई डाइजेशन हुआ ही नहीं ऑइसोफेगस वाले रीजन में। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा ट्रैक का ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ डाइजेशन नहीं होता, तो वो आपको वो भी याद रहना चाहिए कि वो कौन कौन से रीजन हैं जहाँ डाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, केवल जस्ट एज ए पैसेज का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, और जहाँ जहाँ होता है वो भी पता होना चाहिए। तो होता कहाँ है, माउथ में स्टार्ट हो जाता है। ऑइसोफेगस में मित्रों कोई डाइजेशन नहीं होता। ऑइसोफेगस से फूड पहुँचता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक की एक प्रॉपर्टी होती है, जब खाना स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक एक्सपेंड कर सकता है, और जब खाना नहीं होता तो वो अपने एक्सपेंशन को रिवर्स कर लेता है। मतलब जब खाना स्टमक के अंदर आएगा तो स्टमक एक्सपेंड कर सकता है, स्टमक अपनी जो कैपेसिटी है नॉर्मल से फैल सकता है ज़्यादा। अब देखिए, खाना इसमें आ गया, स्टमक के अंदर खाना आ गया। ठीक है, जो स्टमक की वाल्स है, स्टमक की वाल्स भी मसल्स से बनी है मित्रों, स्टमक की वाल्स भी मसल से बनी है, और यहाँ पर भी च्यूइंग एक्टिविटी होती है, चर्निंग एक्टिविटी होती है। जो स्टमक है, स्टमक भी चर्निंग एक्टिविटी करता है, यहाँ पर भी चर्निंग एक्टिविटी होती है जिस तरह से माउथ में हुई थी, बट यहाँ पर ड्यू टू मसल्स, जो स्टमक की मसल्स हैं वो चर्निंग एक्टिविटी करती हैं फूड पर। इसके साथ साथ जो वाल्स हैं स्टमक की, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। जो स्टमक की वाल्स हैं उनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो रिलीज़ करती हैं मित्रों, HCl रिलीज़ करेंगी, और पेप्सिन रिलीज़ करेंगी वो, और म्यूकस रिलीज़ करेंगी। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ मार्कर की हेल्प से कि स्टमक के अंदर जो स्टमक की वाल्स हैं गैस्ट्रिक, उनके अंदर वाल्स के अंदर हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो रिलीज करती हैं वो तीन चीज़ रिलीज करेंगी। एक तो रिलीज करेंगी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक रिलीज करेंगी पेप्सिन मित्रों एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है शुरुआत में, तो जिस इनएक्टिव फॉर्म का नाम होता है पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन वो इनएक्टिव फॉर्म से आता है एक्टिव फॉर्म में, और एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन। मतलब पेप्सिन डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो रिलीज होता है इन दी फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, और जैसे ही वो HCl के कांटेक्ट में आता है तब वो अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, मतलब वो पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी मित्रों डिटेल वर्जन हम डिस्कस करेंगे नीट की क्लासेस में। ठीक है, ये लेक्चर
10th क्लास के पर्पस से बनाया जा रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं खींचेंगे, क्योंकि डिटेल वर्जन आपको देखना है तो आप नीट की क्लासेस में देखना या नेट की क्लासेस में देखना, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो मित्रों गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट थी वाल्स ऑफ स्टमक के अंदर, वाल्स ऑफ स्टमक मैं लिख देता हूँ। वाल्स ऑफ स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज़ रिलीज करती हैं, HCl रिलीज करती हैं, पेप्सिन रिलीज करती हैं और म्यूकस रिलीज करती हैं, और मित्रों म्यूकस रिलीज करती हैं। HCl खाने को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। HCl जो खाने को प्रोवाइड कराएगा वो कौन सा मीडियम प्रोवाइड कराएगा? एसिडिक मीडियम। क्यों? क्योंकि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होने वाला एंजाइम है उसको काम करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो चाहिए एसिडिक। और कौन से एंजाइम को चाहिए? पेप्सिन को चाहिए, क्योंकि पेप्सिन को अगर एसिडिक मीडियम नहीं मिला ना स्टमक के अंदर, वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा ही नहीं। इसलिए पेप्सिन को एक्टिव रखने के लिए मैंने जैसे बताया कि पेप्सिन एक्टिव ही HCl की प्रेजेंस में होता है, तो इसलिए पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए चाहिए HCl एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम खाने का एसिडिक मीडियम कौन बनाता है? HCl। ठीक है ना, यहाँ तक तो मामला। उसके बाद पेप्सिन खुद एंजाइम है, और पेप्सिन का काम होता है, जो एंजाइम है पेप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, ये भी याद रखना। पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और पेप्सिन एक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में, और उस एसिडिक मीडियम को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है, अब बात आ जाती है म्यूकस क्या करता है जी। ये म्यूकस जो रिलीज हो रहा है स्टमक के अंदर, ये क्या करता है? तो मित्रों म्यूकस का काम ये होता है कि जो स्टमक की वाल्स हैं, ये म्यूकस उन वाल्स पे लगा होता है इंटरनली, मतलब इंटरनली ये म्यूकस पूरी वाल को ढके हुए होता है। क्यों? क्योंकि भैया HCl रिलीज हो रहा है, और HCl अगर वाल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो HCl तो जला देगा स्टमक वाल को। इसलिए HCl के इफेक्ट को रोकने के लिए, HCl के इस एक्टिविटी को रोकने के लिए, ताकि वो स्टमक की वाल को ना जलाए, तो वाल इज प्रोटेक्टेड बाय, स्टमक वाल इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस इंटरनली। इसलिए म्यूकस से वो कवर रहती हैं ताकि HCl स्टमक वाल्स को डैमेज ना करे। ठीक है मित्रों, सुना भी होगा आपने, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खा लिया, ऐसा कुछ फास्ट फूड खा लिया या कुछ स्पाइसी खा लिया, और फिर कुछ देर खाने के बाद हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको भी हुई होगी, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है कि कोई मतलब ऐसी है कि जी हमें तो हुई ही नहीं, होती ही नहीं। एसिडिटी ज़्यादातर होती रहती है। वो एसिडिटी का जो कारण है वो यही है। कई बार क्या होता है, म्यूकस नहीं बना या म्यूकस प्रॉपरली वाल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर HCl है, तो HCl के कांटेक्ट में जब वाल आती है तो वहाँ एसिडिटी की प्रॉब्लम, जलन सी रहती है पेट में, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारी समझ में आ गया कि स्टमक क्या कर रहा है। स्टमक के अंदर फूड आया तो चर्निंग मूवमेंट हुई, चर्निंग मूवमेंट से यहाँ फूड का कुछ मतलब और इसको कॉम्प्लेक्स से और सिंपल बनाया गया। कॉम्प्लेक्स से तो यही सिंपल बना लिया था माउथ में, फिर और इसको बनाया गया, थोड़ा और सिंपल बनाया गया चर्निंग मूवमेंट करके। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं स्टमक वाल्स की, वो 3 चीज़ रिलीज कर रही है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। तीनों के फंक्शन बता दिए मित्रों। आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू टेल यू अगेन, दोबारा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं स्टमक के बारे में। ठीक है, इसके बाद अब फूड स्टमक से जाता है मित्रों, रेड मार्कर यूज़ कर रहे थे आई थिंक। अब मित्रों स्टमक से खाना, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया स्टमक के अंदर। और मित्रों एक चीज़ और याद रखना, प्रोटीन का डाइजेशन ये नहीं है कि मैंने बोल दिया प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो गया तो सारी की सारी प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जितना होना था उतना हो लिया, बाकी डाइजेशन और होगा प्रोटीन्स का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ऐसे ही माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ये तो नहीं ना कंप्लीट हो गया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ हुआ था, कुछ आगे चला गया। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि जी ये बताइए
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो क्या बोलोगे आप? माउथ से स्टार्ट हुआ? नहीं, माउथ से स्टार्ट नहीं हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टमक से स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टमक के अंदर पेप्सिन बना था, जो पेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का। ठीक है, आ जाइए अब आगे। अब मित्रों, स्टमक से खाना आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है, जो हाईली कॉइल्ड होती है और काफ़ी लंबी होती है। अब आप भी सोचोगे गुरुजी, जब काफ़ी लंबी होती है तो इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? कोई बात नहीं मित्रों, अब कुछ फंडा ही ऐसा है मित्रों। देखिए मित्रों, स्मॉल इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि इसकी लेंथ तो भले ही बड़ी है, डजेंट मैटर, लंबाई लंबी है, ज़्यादा होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जो ज़्यादा चौड़ी दिखाई हुई है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। जो पतली है, ये जो दिखाई है आपको, जो हाईली कॉइल्ड है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी लेंथ के बेस पर नहीं बोला जा रहा मित्रों। स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को उसके डायमीटर के बेस पर बोला जा रहा है। देखिए, डायमीटर इस स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है, नैरोअर है, नैरो है डायमीटर, तो नैरो है इसलिए इसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। बट लेंथ वाइज ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी काफ़ी लंबी होती है और हाईली कॉइल्ड होती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है। ठीक है ना? बाकी इसको बोला इसलिए कि इसका जो ल्यूमन है, या मैं जो बोलूँ इसका जो डायमीटर है वो नैरो है। नैरो है इसलिए इसको बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है, या मैं बोलूँ डायमीटर जो है, वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, इसलिए उसको बोला हमने लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कन्फ्यूजन तो आई थिंक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है मित्रों, स्टमक से खाना पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, तो जो जाने वाली एंट्री होती है, समझना बात को, फील करना। जब स्टमक से खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, तो जो एक पॉइंट है जहाँ पर स्टमक खत्म होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहाँ पर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर होते हैं स्फिंक्टर प्रेजेंट, जिनको हम स्टमक स्फिंक्टर्स बोलते हैं। और ये स्फिंक्टर्स अलाउ करते हैं फूड को स्टमक के अंदर से थोड़ा थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाए। ऐसा नहीं कि भाई स्टमक के अंदर जितना फूड है उड़ेल दो, सारा की सारा निकाल दो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा नहीं होता मित्रों। स्टमक के अंदर तो फूड आ गया, जो भी आपने खाया आ गया। अब धीरे धीरे स्टमक धीरे धीरे उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता रहेगा। ठीक है, एंड जो ये पॉइंट है, या मैं बोलूँ द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू स्टमक इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। आप ये भी बोल सकते हैं, स्फिंक्टर लगे होते हैं। ठीक है जी, खाना आ गया मित्रों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन चीज़ अपना सीक्रेशन देती हैं। तीन चीज़, एक तो दिया लीवर ने, लीवर देखिए ये वाला है लीवर। एक ये पैंक्रियाज भी अपना सीक्रेशन रिलीज करती है इंटेस्टाइन के अंदर। अब कहोगे गुरुजी तीसरी चीज़ क्या है? मित्रों तीसरी चीज़ है इंटेस्टाइन का खुद का सीक्रेशन। तो तीन चीज़ों का सीक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का सीक्रेशन, जिसको हम इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। एक होता है सीक्रेशन पैंक्रियाज का सीक्रेशन, पैंक्रियाटिक जूसेस जिनको हम बोलते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आता है। और एक सीक्रेशन होता है लीवर का सीक्रेशन, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस बनाता है लीवर। लीवर बनाएगा मित्रों बाइल जूस, लेकिन लीवर बाइल जूस बनाने के बाद स्टोर करने का काम दे देता है गॉल ब्लैडर को। जूस बनाया लेकिन खुद ने स्टोर नहीं किया लीवर ने कहा गॉल ब्लैडर से कि भैया ये जूस बना दिया है, इसको आप स्टोर रखिए। तो गॉल ब्लैडर का काम होता है लीवर के सीक्रेशन को स्टोर करना, और लीवर का सीक्रेशन होता है बाइल जूस बनाना। लीवर का काम है बाइल जूस बनाना, और बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जो लीवर से कनेक्ट है, या मैं बोलूँ लीवर से ना बोलकर बल्कि ये बोलूँगा गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, जो है बाइल डक्ट के थ्रू। मतलब
लीवर ने बाइल जूस बनाया, स्टोर किया गॉल ब्लैडर ने, अब गॉल ब्लैडर ही तो रिलीज करेगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गॉल ब्लैडर रिलीज करेगा बाइल जूस को, तो थ्रू ए ग्लैंड करेगा, और उस ग्लैंड का नाम है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर अपना सीक्रीशन देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी आते हैं इस बात पर भी कि बाइल जूस क्या करता है। मित्रों, बाइल जूस का काम होता है, बाइल जूस जब खाना आया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो बाइल जूस का काम ये था, देखिए जी, एक तो बात ये है कि स्टमक के अंदर जो खाने का जो मीडियम था वो एसिडिक था। आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि HCl प्रोड्यूस किया था, मानते हो ना कि भैया स्टमक में जो एंजाइम बन रहे थे उनको चाहिए एसिडिक मीडियम, इसीलिए स्टमक ने खाने का मीडियम बनाया एसिडिक। ठीक है, अब खाना स्टमक से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है पैंक्रियाज का सीक्रेशन, बोले तो पैंक्रेटिक जूसेस आ रहे हैं, और जो पैंक्रेटिक जूसेस के अंदर एंजाइम है ना, उनको चाहिए एल्कलाइन मीडियम। अब ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कहीं किसी एंजाइम की डिमांड कुछ है और कहीं किसी एंजाइम की डिमांड कुछ है। स्टमक वाले एंजाइम की डिमांड क्या थी कि भाई मीडियम एसिडिक करो, अब और जो पैंक्रियाज के पैंक्रेटिक एंजाइम्स की डिमांड क्या है कि खाने के मीडियम को एल्कलाइन बनाओ। देखो इनके नखरे जरा, अब इसके नखरे ये हैं कि अब खाने को एल्कलाइन करो, हम तब काम करेंगे, और इसका ये था नहीं, खाने के मीडियम को एसिडिक बनाओ, हम तब काम करेंगे। तो स्टमक ने तो बना दिया था, अब खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो भैया HCl भी तो होगा, खाने का मीडियम तो अभी भी एसिडिक ही है। तब कहते हैं पैंक्रेटिक जूसेस के एंजाइम, नहीं नहीं, हम काम तब करेंगे, पहले इस खाने को जो एसिडिक मीडियम है इसका एल्कलाइन करो। तब एल्कलाइन करने के लिए जो यूज होता है वो बाइल जूस होता है। बाइल साल्ट जो है, जो बाइल जूस है, वो खाने के मीडियम जो है एसिडिक, उसको एल्कलाइन में चेंज करता है बाइल जूस। एक तो ये काम है बाइल जूस का, जिसको सिक्रीट किया जा रहा है गॉल ब्लैडर के थ्रू वाया ए बाइल डक्ट, और बाइल जूस को जो बना रहा है, जो ग्लैंड बना रही है, वो बना रही है लीवर बनाता है। ठीक है, एक तो काम ये हो गया बाइल जूस का। मैं यहाँ पे बताता हूँ बाइल जूस का काम जो है, बाइल का काम ये हो गया, बाइल जूस का काम कि एक तो इसने एल्कलाइन मीडियम बनाया, किसका? खाने का, जो कैसा था? एसिडिक था ड्यू टू स्टमक। ठीक है, बाइल ने एक तो ये काम किया, एल्कलाइन मीडियम बनाया, और एल्कलाइन मीडियम होगा तभी पैंक्रेटिक एंजाइम्स पर काम कर पाएंगे, सीधी सी बात है। एक बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस ये करता है कि खाने के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मित्रों उसके लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स में लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स, और लार्ज ग्लोब्यूल्स बोले तो लार्ज साइज के होते हैं। ये ग्लोब्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं फैट के, और इन लार्ज साइज के ग्लोब्यूल्स को बाइल साल्ट या बाइल जो जूसेस हैं इस पर अच्छी तरह काम नहीं कर पाते। जब काम नहीं कर पाते अच्छी तरह, तो बाइल जूस इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। तो इसका मतलब ये इनको चेंज करता है लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, मतलब लार्ज से बना देंगे स्मॉल। अब स्मॉल बनने से फायदा ये होता है, अब देखिए लार्ज ग्लोब्यूल का जो सरफेस एरिया है वो कम है कंपैरेटिव टू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे ग्लोब्यूल्स बन गए,